हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 38। इससे पहले ऑलरेडी हमने 37 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। बताना है आपको कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। आप चाहे तो यहाँ पे मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इधर ये क्या है, कौन सा एरिया इधर वाला। ये आपका इधर पूर्वी तट है, इधर आपका पश्चिमी है। तो ये पूरब है आपका, तो पूरब में है आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ। जो देख रहे हैं ये पोर्शन जो दिख रहा होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या है, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऐसे कुल लंबाई देखेंगे तो 2300 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। बताना है कि कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। जिब्राल्टर जलसंधि, डोवर जलसंधि, उत्तरी चैनल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं, ये भी आपको याद रखना है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें डोवर जलसंधि के बारे में, ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती हैं। ठीक है, डोवर जलसंधि ही देखेंगे कि ये उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती हैं, ये भी याद रखना है। हमने दो चीज़ कहा यहाँ पे, एक तो कहा कि डोवर जलसंधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से जो अलग करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि डोवर जलसंधि उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं उत्तरी चैनल के बारे में बात करें तो उत्तरी चैनल उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि, ये ठीक है, ये वाला, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये है आपका ग्रे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि यूरोप और अफ्रीका को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, देख सकते हैं अटलांटिक ओशन इधर है और इधर आपका है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, और ये अटलांटिक सागर। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं। ठीक है, ये देखेंगे तो भूमध्य सागर, इधर है आपका अटलांटिक महासागर, तो दोनों को जोड़ने का भी काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, एकांका गुहा चोटी से संबंधित सही कथन या सही तथ्य निम्न में से कौन है। बताना है एकांक गुहा चोटी के बारे में कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ये एकांकागुआ जो है, ये जो एकांकागुआ चोटी है एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और ये चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ये गलत कथन है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महादेश की पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज एक मूर्धार पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखिएगा। और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकुआ की जो ऊंचाई है वो लगभग 6960 मीटर है। ठीक है, 6960 मीटर, याद रखिएगा। और रॉकी पर्वत के बारे में याद रखना है कि रॉकी माउंटेन रेंज उत्तर अमेरिका महादेश में है, यह भी एक मूर्धार पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉकी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट।
माउंट एल्बर्ट की ऊंचाई लगभग कितना है 4400 मीटर, जबकि हमने कहा एकांगुआ की जो ऊंचाई है वो है 6960 मीटर, ठीक है, जो कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, बाकी यहाँ पे लिस्ट थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यहाँ दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जलधारा ऐसी हैं जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगोला जलधारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगोला जलधारा, ये तीनों यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है आपसे कि ब्राज़ील जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म। तो याद रखना है ब्राज़ील जलधारा ये गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड और बेंगुएला ये दोनों ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों यहाँ पे ठंडी जलधारा है, ठीक है ना, ठंडी, ये ठंडी जलधारा है, जबकि ये आपका गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रहेगा, ये गर्म जलधारा है, जलधारा। तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील जलधारा उच्च तापमान एवं उच्च लवणता वाली ये गर्म जलधारा है, ठीक है। ब्राज़ील जलधारा के बारे में याद रखना है। अब देख सकते हैं मैप पर भी, ये है आपका यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा पोर्शन देख रहे होंगे, ये क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और यहीं पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए फॉकलैंड जलधारा, बेंगोला जलधारा, और यहाँ पे एक और मिलेगा आपको, ये ब्राज़ील जलधारा, ठीक है, देख रहे हैं, यही है तीनों। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा, ये तीनों, ये आपका फॉकलैंड जलधारा, ये है बेंगोला जलधारा, और ये है आपका ब्राज़ील जलधारा। ब्राज़ील के बारे में हमने कहा कि ये कैसी जलधारा है, ये है आपका गर्म जलधारा है, जबकि बेंगोला जो धारा है वो कैसी जलधारा है, ये ठंडी है। और फॉकलैंड भी कैसी है, ये भी आपका देखेंगे कि ठंडी जलधारा है। अब इससे पीछे रीजन भी देख रहे होंगे, ठीक है, अब देख रहे हो कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देखिए विश्वत की तरफ से ये आ रहा है, ये आपका ब्राज़ील जलधारा देखेंगे कि विश्वत रेखा से आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है विश्वत रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होंगी, तो वहाँ से इधर से चल कर के आ रही, तो जाहिर सी बात है कि गर्म हवा उधर से जलधारा ही आएंगी। और जबकि इधर देखेंगे कि बेंगोला का डायरेक्शन किधर है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर नीचे आपका क्या है, इससे तुलना में इधर ऊपर की तुलना में नीचे क्या रहेगा, ज़्यादा ठंड रहेगा, तो जिस वजह से ये क्या है, ठंडी जलधारा होती है। और फॉकलैंड देखेंगे नीचे से ही जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये भी कैसी जलधारा है, ये भी आपका ठंडी जलधारा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तीनों आपका यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी, बताना है प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी, 1920, 1930, 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉमबॉग ने की थी। किसने की थी, क्लाइड टॉमबॉग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बट याद रखना होगा, क्लाइड टॉमबॉग, ठीक है। तो प्लूटो की खोज किसने की थी, क्लाइड टॉमबॉग। कब किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, 1930 में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 2006 ईस्वी के पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन वर्ष 2006 ईस्वी में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रह की नई परिभाषा तय की गई, और इस नई परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे कि ग्रह के लिए निर्धारित शर्तों को ये प्लूटो जो है वो पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसे 52वां ग्रह या फिर इसे जो 8 जो ग्रह हैं उसे उस ग्रह के श्रेणी में इसे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि चिनूक के किस महादेश की स्थानीय पवन है, बताना है चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एक से अधिक, इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना है, चिनूक उत्तर अमेरिका महादेश की स्थानीय पवन है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को स्थानीय पवन पर वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढलानों पर नीचे उतरती पवन को स्थानीय स्तर पर चिनूक कहा जाता है। ठीक है, और चिनूक देखेंगे कि ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली स्थानीय पवन है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया था कुछ देरी पहले कि यहाँ पे नाम आया था ना ये रॉकी पर्वत का, तो रॉकी पर्वत का भी बताए थे सर्वोच्च चोटी का नाम, बताइए किन को याद है अभी। अभी हमने बताया था ना कि माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकी पर्वत की क्या है, ये सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4400 मीटर। ठीक है, इसका इसलिए हमने जिक्र किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी वर्ड आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट हम बता रहे थे कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढलानों पर से नीचे उतरती गर्म पवन को क्या लोग यहाँ पे कहते हैं, स्थानीय स्तर पर चिनूक कहते हैं। और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो ये रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढलानों से जो नीचे उतरती है ना, इसलिए हमने कहा कि रॉकी पर्वत जो है ना, इसकी जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम क्या है, तो माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 4400 मीटर है। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। याद रहेगा, फिर से हम दोहरा देते हैं, ध्यान रखना है कि रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित ये क्षेत्र है। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रशांत महासागर के पूरी क्षेत्र में या पूरी भाग में पश्चिमी भाग तक, पूरी भाग से लेकर के पश्चिमी भाग तक में ये लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। और ये भी याद रखना है कि विश्व के अधिकांश जो भूकंप और ज्वालामुखी है इसी रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी याद रखना है कि पृथ्वी के लगभग 75% ज्वालामुखी जो आते हैं इसी रिंग्स ऑफ फायर में आते हैं या देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं किसी के किनारे स्थित है। और पृथ्वी के लगभग 90% जो भूकंप है इसी रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। आई थिंक यहाँ डिटेल्स में, हाँ ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे तो लिखा हुआ है नोट्स के रूप में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि सेवराय पहाड़ी की भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना है सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ी पूरी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। साथ ही साथ सवाल ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, खास करके जो तमिलनाडु में स्थित हैं, उन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही से लगाएं। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जावदी पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा सेवराय, और इसके नीचे देखने को मिलेगा पंचमलाई। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा क्रम से। ठीक है, सबसे ऊपर ये है जावड़ी, इसके नीचे सेवराय और इसके नीचे है पंचमलाई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे देखिए मैंने पूरा लिस्ट ले रखा है। वैसे देखिए सबसे ऊपर है आपका ये तमिलनाडु वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये तमिलनाडु है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर में है जावदी कह सकते हैं, जो भी पढ़िए आप। और यहाँ पे है आपका सेवराय, और यहाँ पे है पंचमलाई। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर पर है अन्नामलाई। ठीक है, और भी बाकी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ का पहाड़ियों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि नल्ला मल्ला है, वेलकोंडा है, नयागढ़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी झिंझागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। ठीक है ना, और महेंद्रगिरी शिखर पूरी तट का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, और बाकी तो कई वीडियो मैंने बताया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है उसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, आए समझ में। तो चलिए फिर लेते हैं अब अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे
निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? बताना है कि कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में धौलीगंगा, मंदाकिनी एवं पिंडार है। ठीक है, तो तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। शायद इस क्वेश्चन को हमने पहले भी लिया था वैसे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये नदी है आपका अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये। ठीक है, तो बाईं तरफ से देखिए इसका ये इस तरीके से बह रहा है, तो इसका बाईं ओर इधर होगा। ठीक है, और ये राइट होगा, इधर ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट की तरफ पूछा जा रहा है, बाईं तरफ। तो यहाँ से देखेंगे कि ये है धौलीगंगा। ठीक है, इसी से देखेंगे यहाँ पे है मंदाकिनी और इधर है पिंडार। तो ये सब ला करके बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ये याद रखना था, यही सवाल पूछा गया था आपसे। ठीक है, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ का नाम कौन कौन है? देखेंगे अलकनंदा, ये हमारे तो अलकनंदा थी, अलकनंदा तो है ही है, इसमें पिंडार इधर चला के मिल रही है बाईं तरफ से, और एक है धौलीगंगा और एक आपका था मंदाकिनी। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ देखेंगे कि बाईं तरफ से ला करके मिलती हैं धौलीगंगा में, अलकनंदा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है? बताना है कि ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है। सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्य श्रेणी, अरावली पर्वत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ताप्ती नदी की उत्पत्ति सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम बता चुके हैं, विंध्या ऊपर है, नीचे सतपुड़ा है और नीचे मैकाल है, इसके बीच से बहती हैं ये आपका नर्मदा नदी, और यहाँ से निकलती है, इसी सतपुड़ा से निकलती हुई ये ताप्ती नदी निकलती हैं। ठीक है, जो कि ये भी सवाल हम पीछे बनाए थे कि ये आपका है आपका ये सतपुड़ा और मैकाल है ना, सतपुड़ा और मैकाल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ये ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे ये ताप्ती नदी देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, और ये है नर्मदा नदी। तो यहाँ पे उसके ऊपर है विंध्या, इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सतपुड़ा और इसी के नीचे है आपका मैकाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बताना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार की एक वैज्ञानिक एजेंसी है, और ये भी याद रखना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन तथ्य अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य हैं? बताना है यहाँ पे कि दिए गए कथन में से या तथ्य में से अमेजन नदी से संबंधित कौन सा सही है। पहला, ये इसका उद्गम एंडीज पर्वत होता है, इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है, या फिर इसका मुहाना प्रशांत महासागर है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पहला कथन तो सही है, यह पहला तथ्य सही है कि अमेजन नदी का उद्गम जो होता है वो एंडीज पर्वत से होता है। ठीक है, ये सही है। बी कह रहा है कि मुहाना इसका अटलांटिक महासागर है, अर्थात अटलांटिक महासागर जाके मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो जब अटलांटिक में मिल रही है तो फिर प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अमेजन नदी पेरू में पड़ने वाले एंडीज पर्वत के भाग से निकलती हैं और पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है या फिर गिरती हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन जो है आपका ये बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं या जैव विविधता की दृष्टि से ये सबसे संपन्न है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विश्ववीय वनों को वहाँ पे सेलवास कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विश्ववीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहा जाता है। ठीक है, सेलवास। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर, डुडुमा जलप्रपात महानदी पर, और चुलिया जलप्रपात लूनी नदी पर। बताना इसमें से कौन सुमेलित है? केवल 1, केवल 1, 2 या 3, 4 या एक से अधिक, इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और गरसोपा जलप्रपात ये श्रावती नदी पर है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है यहाँ पे। डुडुमा जलप्रपात महानदी पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डुडुमा जलप्रपात ये मचकुंड नदी पर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है ये आपका मचकुंड नदी पर है, मचकुंड नदी जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और चुलिया जलप्रपात भी ये गलत है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। ये चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, जबकि ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूछा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा और चौथा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 3 और 4 ये सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल अपने जगह पर सही है। ठीक है, तो धुआंधार के बारे में याद रखना है यहाँ पे कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वही बात करें हम गरसोपा के बारे में, तो गरसोपा जलप्रपात श्रावती नदी पर ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ डिटेल शायद दिख दिया गया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए दूधसागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, जबकि चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि गरसोपा जलप्रपात ये श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और श्री समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जबकि कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे भी हो आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है, बताना है। राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है। सोना, चांदी, सीसा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से चांदी एवं सीसा खनिज के भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है ये मुख्य रूप से चांदी और सीसा के लिए जाना जाता है ना, तो बी और सी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वैसे बात करें भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। ठीक है, सीसा के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में चांदी की जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है जिन राज्यों में, उन राज्यों का नाम है जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना। ठीक है, तो इन सब का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी सवाल रिपीटेशन है, तो इसका आंसर आपको गलत नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना हुआ था 1978 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र देखिएगा बिहार के बरौनी में है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और हल्दिया में है, जबकि असम के नामरूप में स्थित है। ठीक है, और बाकी तो बता ही दी हमने कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुआ था। ठीक है, और हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बताना है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। अहमदाबाद, कोचीझाड़, कोझीकोड, ठीक है माफ़ कीजिएगा, कोझीकोड, पोर्ट ब्लेयर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है, और ये हवाई अड्डा गुजरात का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, यह हवाई अड्डा भारत का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, ये भी याद रख सकते हैं। जबकि कोझीझाड़ जो है आपका, कोझीकोड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा फ्लो में कुछ उल्टा पढ़ा जा रहा है। कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के केरल राज्य के कोझीकोड शहर में स्थित है,
ठीक है। और कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 1900 शायद 1988 में, ठीक है, 1988 में से ये कार्यशील है यहाँ, ठीक है। और बाकी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती हैं? बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। और पांचवा ऑप्शन गायब है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, उड़ीसा से लगता है, और नीचे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश तो लगता ही है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी लग रहा है, तेलंगाना से भी लग रहा है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, ठीक है। और साथ में देखेंगे आप यहाँ पे महाराष्ट्र से लग ही रहा है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से, हाँ उत्तर प्रदेश भी लग रहा है आपका, ठीक है। और मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से तो लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं, मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, झारखंड भी लग रहा है, माफ़ कीजिएगा यहाँ झारखंड नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा से भी लग रहा है, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ से लग रहा है, ठीक है। और साथ में महाराष्ट्र भी सीमा लग रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 राज्यों की सीमा लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वही सब राज्य यहाँ पे दिए लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ मध्य प्रदेश 2 बार था, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे देखेंगे कोई और रिपीटेशन हुआ क्योंकि 3 या 9 राज्यों का नाम यहाँ लिखे गए हैं, तो एक और कोई अब रिपीट हो रहा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से ज़रा। वैसे देखेंगे जो ये जो आपका है मध्य प्रदेश तीनों में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और बाकी 3 के बदले 1 ले लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट था क्वेश्चन में, है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 7 राज्यों का नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन सा राज्य जो है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लग रहा था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताना है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, नील, लिम्पोपो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये कांगो के बारे में। तो कांगो नदी जो है ना, ये अफ्रीका महादेश की नदी है, ठीक है, पता है आपको। और ये देखेंगे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। इस बात हम बात करें नील नदी के बारे में, ठीक है। तो ये नील नदी अफ्रीका महादेश की नदी है, ठीक है, पता होगा, जो कि मिस्र में इसका ज़्यादातर देखें क्षेत्र देखने को मिलता है। और यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है, ठीक है। यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे लिम्पोपो के बारे में। तो लिम्पोपो भी अफ्रीका महादेश की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये मकर रेखा को 2 बार काट रही हैं। सवाल आपका किससे है? कर्क रेखा से है, ठीक है। और 2 बार वह काटने की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब बता सकते हैं कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, उसका नाम है माही नदी। क्या नाम है इसका? माही नदी, ठीक है। माही नदी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं चीज़ों को। चलिए
आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ज़रा सा ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाइए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए मेरे लिए, मेहरबानी कीजिए थोड़ा। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में है, बताना है कि कौन सबसे दक्षिण में है। मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से बताना है कि ये तीनों में से दक्षिण में कौन है। ठीक है, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या लिटिल निकोबार। तो याद रखिएगा, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान एवं लिटिल निकोबार में सबसे दक्षिण में यहाँ देखने को मिलेगा लिटिल निकोबार। ठीक है, वैसे आसान सा ऑप्शन था। ठीक है, क्योंकि अंडमान तो हम लोग जान रहे हैं कि दोनों तो ऊपर में ही होगा, और अगर इसे बात करें तो ये है उत्तर और ये है दक्षिण, तो सबसे दक्षिण कौन सा होगा। जैसे बात निकोबार नीचे है तो लिटिल निकोबार सबसे नीचे होगा। ठीक है, मध्य और लिटिल तो दोनों ऊपर ही होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए मैप पर यहाँ पे एक था आपका यहाँ पे मध्य अंडमान, तो देखिए ये मिडिल अंडमान यहाँ पे है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका मिडिल अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान हो गया ये, और नीचे देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों हो गया क्रम से। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन था हम लोग के पास लिटिल निकोबार। देखिए लिटिल निकोबार कहाँ पे है, ये वाला है लिटिल निकोबार। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये है सबसे नीचे, सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो ये तीनों में सबसे दक्षिण में है। अगर अगर पूछा जाता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है अंडमान निकोबार में, तो देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाता कि अंडमान में केस में सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो तब ध्यान रखना है, तो वहाँ पे आंसर होगा लिटिल अंडमान। ठीक है, और कार निकोबार पूछे या दोनों में पूछे तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं, क्रम से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे कार निकोबार, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे लिटिल है और फिर है ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से क्रम भी लगाने के लिए आता है। ठीक है, कई बार यहाँ पूछा है, ये मत सोचिएगा कि इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। 110% गारंटी देता हूँ कि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, इस तरह से याद रखना है। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, इसी नीचे है मिडिल, और इसी नीचे आपको देखने मिलेगा लिटिल अंडमान। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका है यहाँ पे देखिएगा लोअर अंडमान भी है। ठीक है, लेकिन अब सवाल में दे देता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो कन्फ्यूजन में जब मैप पर आप नहीं पढ़ते हैं तो आसानी से आंसर दे देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा लोअर अंडमान, जबकि होगा क्या लिटिल अंडमान जो सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें से आपको दे देगा लोअर अंडमान भी और लिटिल अंडमान भी, तो आप टिक करके आ जाएंगे कि लोअर करें तो सबसे नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे नीचे क्या है, यहाँ पे है लोअर लिटिल अंडमान। बात समझ में आया। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर फिलहाल क्या है, क्या होगा यहाँ पे लिटिल निकोबार। चलिए, हाँ ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे तो कई बार हम बता चुके हैं कि अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है। अब सिंपल से हम यहाँ समझा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों को जुड़ता है। देखिए यहाँ पर 11 डिग्री है। ठीक है, तो इसके नीचे होगा कहीं 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो वही सवाल वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, आखिरी पड़ाव पे हैं। ठीक है, तो भूल मत जाइएगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी सवाल हम लोग के लिए है। सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे आंसर आप लोग को पता होगा। ठीक है, और ये भी जानते होंगे कि यूएसए जो है आपका क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलास्का। क्या हो जाएगा, अलास्का इसका सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। ठीक है, अलास्का का क्षेत्रफल इसके बाद के 3 बड़े राज्यों में कौन कौन सा है याद रखिएगा। एक टेक्सास है, ठीक है, टेक्सास कह सकते हैं, कैलिफोर्निया है और मोन्टाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपको चैनल लिंक नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली जा करके आप वहाँ पे सर्च करेंगे लेट्स लर्न। ठीक है, लेट्स लर्न ऑनलाइन या लेट्स लर्न 1989, अगर ये सर्च करते हैं तो भी आपको सर्च मिल जाएगा चैनल का नाम। ठीक है, और यूट्यूब पर हैं तो यहाँ पे ये मेरा आईडी है @लेट्स लर्न 1989। ठीक है, दोनों का सेम ही है, दोनों में यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अभी तो भी चैनल मिल जाएगा,
और टेलीग्राम में है तो टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम का चैनल चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।